जिंदगी में भी ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, क्या आप अपने आप को हील करना चाहते हैं? अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो मेरे साथ रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक जुड़े, सिर्फ साधना टीवी पे हील योरसेल्फ नाउ प्रोग्राम में। प्रणाम दोस्तों, द हाइएस्ट इन मी bows down to the highest in you. May it be the happiest day of your life. मेरे अंदर का परमात्मा आपके अंदर के परमात्मा को प्रणाम करता है। भगवान करे आपका जीवन मंगलमय हो, आप हर रोज सुखी रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, मस्त रहें। कैसे हैं आप सभी? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। काफी सारी बातें हो रही है। शब्दों को सुनना अच्छा लगता है सभी को, अगर शब्द अच्छे से कहे जाए तो। कहानियां सभी को अच्छी लगती है। बस एक चैलेंज है कि अब सुनने सुनने और सुनने और सुनने को ही लोगों ने लक्ष्य बना लिया है। अच्छा वीडियो देखना मतलब आज जो भूख है, नॉलेज की भूख, वो आदमी बार बार एक ही चीज कहता रहता है, और सिखा दो, और सिखा दो, और कुछ नया बताओ। ये तो कल डिस्कशन हुआ था, इसके ऊपर तो पिछले महीने डिस्कशन हुआ था। अभी कुछ और नया बताओ, अभी कुछ और नया बताओ। दोस्तों, इसी नएपन के चक्कर में लाखों चीजें चल रही है। करोड़ों लोग कुछ न कुछ बना रहे हैं, कुछ न कुछ बोल रहे हैं, और कोई तो कुछ भी बोल रहा है और लोग सुन रहे हैं। जो जितना वाहियात बोल रहा है लोग उसे उतना ज़्यादा सुन रहे हैं, जो जितना अच्छा बोल रहा है उसे भी सुना जा रहा है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं वाणी विलास, यानी कि शब्दों से आप आनंद ले रहे हो, और अब बस उस आनंद की अनुभूति, उस आनंद का इतना ज़्यादा इतनी ज़्यादा आदत हो गई उस आनंद की कि अब वो आनंद नहीं मिले तो तुरंत कहीं और वो आनंद खोजने लगते हैं। इंसान की जीवन आज ऐसा हो गया है कि उसे सिर्फ आनंद चाहिए, और वो आनंद की खोज में कभी वीडियोस देखेगा, कभी किसी को सुनने जाएगा, कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करेगा। टीवी, वीडियो, वीसीआर, सारी चीज़ें, रेडियो, कार में बैठे तो रेडियो, घर में बैठे तो टीवी, और कुछ नहीं तो किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ गॉसिप्स। दोस्तों, ये चीज़ें आपके जीवन में अच्छी तो है, लेकिन ये चीज़ें आपको कभी भी एक लेवल से आगे नहीं ले जा सकती। ये चीज़ें जीवन में बहुत बेहतरीन तो है, लेकिन जब तक चीज़ों को प्रैक्टिस में ना लाया जा सके, जब तक चीज़ों को जीवन में हाईएस्ट लेवल पे ना लाया जा सके, तब तक जीवन वैसा बनेगा ही नहीं जैसा हमें बनाना है। कैसे करें प्रैक्टिस? प्रैक्टिस घर पे हो नहीं पाती, अकेले हो नहीं पाती, लोगों के साथ ही हो पाएगी, किसी माहौल में ही हो पाएगी। और वो माहौल इंसान को मिल जाए तो बहुत काम हो जाता है। आधा काम तो माहौल से ही हो जाता है। कई लोग वैष्णो देवी जाते हैं, 14 किलोमीटर के ऊपर की चढ़ाई होती है। ये कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी जिंदगी में शायद पैदल नहीं चले, कई लोग जो कभी 1 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल नहीं चले, और 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ लेते हैं, क्योंकि माहौल में ही ऊर्जा आ जाती है। इंसान माहौल एक दिन घर में आदमी नहीं रह सकता। कोविड का माहौल बना, 4-4 महीने आदमी घर में रह गया, 2-2 साल आदमी घर में रह गया। माहौल आदि शक्ति तो वैसे ही दे देता है। जो मेडिटेशन आप घर में नहीं कर पाएंगे, वो साथ आके मेरे साथ बैठेंगे या किसी और अच्छे टीचर के साथ बैठेंगे तो आप तो हाथों हाथ कर लेंगे। ये पावर है एनवायरनमेंट की।
हमें ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कॉन्शियस प्रैक्टिस करनी चाहिए। कॉन्शियस प्रैक्टिस यानी सोच समझकर जागृत होते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए कि एक ऐसा माहौल बन जाए जहां हमारी सभी प्रैक्टिसेस ऑटोमेटिकली होने लग जाए। मैं 2007 में पुणे गया। उसके पहले ना तो कॉन्फिडेंस था, ना लोगों से बातचीत करना आता था। अपना काम कर लेते थे बस। वहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे टीचर्स मिले एंड मैंने भी पकड़ ली बात कि बिना माहौल के बदल नहीं पाएंगे। तो मैं बस उनके दिन रात टच में रहा। दिन रात मैं पूरी तरह से वहाँ पे जाता रहा। कोई भी छोटा सेशन होता, बड़ा सेशन होता, पेड सेशन होता, अनपेड सेशन होता, 2 दिन का होता, 1 दिन का होता, 4 दिन का होता, कोशिश पूरी रहती कि सभी सेशंस प्रॉपर तरीके से अटेंड करूं, बहुत एक्टिव होके अटेंड करूं। और ये चीज़ें उन्हीं के मेरे दोस्त जो आईटी के फील्ड के थे, मैंने सब छोड़ दिए धीरे धीरे। मैंने कहा मेरे को सिर्फ इन्हीं लोगों से दोस्ती करनी है, क्योंकि ये माहौल मुझे ज़िंदगी के लिए तैयार कर रहा है। बाकी की चीज़ें मुझे सिर्फ अर्निंग के लिए तैयार कर रही हैं। बाकी की चीज़ें शायद मुझे सिर्फ अर्न करने के लिए, थोड़ा बहुत मैं अपनी जीविका चलाने के लिए जितना मुझे ज़रूरी था उतना अर्न करना। आईटी का माहौल मुझे सिर्फ इंडिविजुअली अपने जीवन को चलाने के लिए जो जो मुझे चाहिए था उसके लिए तैयार कर रहा था। ऐसी बात नहीं है, आईटी में भी कई लोग 5 लाख महीना, 10 लाख महीना, और अगर बहुत ऊपर के लेवल पे चले जाओ तो उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हैं। तो कमाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं थी, और वहाँ जैसा माहौल था उससे, लेकिन वो सुपरफिशियल जीवन सा था। क्यों? क्योंकि वहाँ आध्यात्म की बात भी नहीं हो रही थी, दुनिया को देने की बात नहीं हो रही थी, समाज सेवा की बात नहीं हो रही थी, देश के लिए कुछ करने की बात नहीं हो रही थी, अपने आप को लीडर बनाने की बात नहीं हो रही थी। 10 साल ऑर्गेनाइजेशन में हो गए तो 5-6 साल बाद टीम लीडर बन गए, 10 साल बाद थोड़े टीम लीडर्स के भी लीडर बन गए, फिर थोड़े मैनेजर बन गए और ऊपर चले गए, सीनियर मैनेजर बन गए। ये 10-20 साल में एक नेचुरल ट्रांजिशन वहाँ होना था। वो भी इसलिए क्योंकि आपने इतने साल काम कर लिया है, कंपनी आपको थोड़ी ग्रोथ दे देती है, और जो कंपनी नहीं दे पाती तो आप कंपनी छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हो। मुझे समझ में आ गया कि इस माहौल से भी बेहतर माहौल चाहिए, ऐसा माहौल जहाँ मेरी आत्मा फूले फले, जहाँ मेरा मस्तिष्क फूले फले, जहाँ मेरा सबकॉन्शियस माइंड ना सही खाना ले, ना कि हमेशा ऐसा खाना, अरे उसने क्या किया, अरे उसको निकाल दिया आज, अरे उसको आज ले लिया, अरे ये नया कौन आ गया, अरे यार तो नया वाला तो खड़ूस है, अरे मेरा ट्रांसफ़र कर दिया, अरे आज ये कौन सी पैरामीटर लगा दिया। मतलब ऐसी ही बातें एंड और भी कई सारी बातें। वाणी विलास होता था, बड़ा इंजॉयमेंट होता था इन बातों में, रस आता था। कभी डरते थे तो कभी मस्ती करते थे। लेकिन जब ये माहौल मिला जहां सेल्फ डेवलपमेंट होने लगा, जहां जिंदगी को सोच समझ के जीना सिखाया जा रहा था, शुरू में तो ये बोरिंग लग रहा था माहौल। शुरू में तो लग रहा था यार ये क्यों हम कर रहे हैं, क्या है इसका फ़ायदा होगा क्या। जैसे कि सब सोचते हैं फ़ायदा होगा क्या सर मुझे, मैं तो इस फील्ड में हूँ, मुझे फ़ायदा होगा क्या, मुझे तो उस फील्ड में हूँ, मुझे फ़ायदा होगा क्या। तो मैं भी सोचता था मैं तो आईटी में हूँ, मुझे क्या फ़ायदा होगा इन चीज़ों का, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन धीरे धीरे लॉजिक समझ में आने लगा कि सेल्फ डेवलपमेंट किया यानी अपने आप के ऊपर काम किया, अपने माइंड के ऊपर काम किया, अपनी आत्मा के ऊपर काम किया, अपने मन के ऊपर काम किया, तो धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ेगा। धीरे धीरे कंट्रोल के साथ साथ एनर्जी बढ़ेगी, बातें कर पाएंगे, क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, ये समझ आ जाएगा। पहले तो जीवन में कभी जिंदगी को आप 99% लोगों को देख लो, उन्हें भाषा आती है, उन्हें हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है, गुजराती आती है, मराठी आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, कन्नड़ आती है, सारी भाषाएं आती है। लेकिन उन्हें भाषा आने के बावजूद क्या उनमें से कोई भी व्यक्ति कहां बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, किस उद्देश्य से बोलना है, किस टोन में बोलना है, किस बॉडी लैंग्वेज के साथ बोलना है, ये आता है? 99% लोगों को नहीं आता। इसीलिए उन्हें लगता है पता नहीं मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है। अरे तुमने बना रखी है,
नहीं नहीं, मैंने कहां बना रखी है, मैं तो नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूं। अरे तुम अपने ऊपर बेसिक चीज तुम समझ नहीं रहे हो, जो तुम्हारा बेस है उसके ऊपर तुम काम नहीं कर रहे। दोस्तों माफी चाहूंगा, मैं आपको यह बताने के लिए यहां नहीं हूं कि कृष्ण भगवान ने क्या किया और राम भगवान ने क्या किया। वहां के रेफरेंसेस आप और मैं उठा सकते हैं, लेकिन बात वहां से समझ में आ जाती तो हजारों लोगों को यह बातें समझ में आ जाती। साधना टीवी में जितने भी लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, आपने बहुत सारी कथाएं देखी होगी, भागवत पुराण ये वो, उन सभी को पढ़ना है फॉर श्योर। उनसे बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, बहुत ताकत मिलती है, बट उनको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद भी आप वो बेसिक लेवल का बदलाव जो आपके अंदर चाहिए वो 99% लोगों के अंदर नहीं आ रहा है। क्योंकि मुझे अभी तक किसी भी धर्म का एक भी गुरु ऐसा नहीं दिखा जो कह रहा है कि भैया तुम अपनी बात करने की क्षमता को बहुत ज्यादा बढ़ाओ, क्योंकि ये जरूरी है। एक दो अगर कह रहे होंगे तो मेरी नजर में नहीं आए, इसका मतलब उनमें से कोई भी गलत ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से जो उन्हें अच्छा लग रहा है और जो उनके हिसाब से सच्चा है, वो शायद भवसागर से पार जाने की बात बता रहे हैं। लेकिन भवसागर से पार हम तब बात कर पाएंगे जब हम इस सागर में पार हो रहे हैं। सारी चीजें सीख ली, सब कुछ सीख लिया, लेकिन क्या बोलना है और कितना बोलना है यही नहीं सीखा। खाने पीने का पूरा रिसर्च कर लेंगे, ये खाना चाहिए, इससे हेल्थ अच्छी होगी, उससे हेल्थ अच्छी होगी। खाना पीना नहीं मिला और जंगल में पटक दिए गए तो कंदमूल फल खा के जीवन जी लोगे आप, क्योंकि मरोगे नहीं भूखे, ये फॉर श्योर है। और कुछ नहीं तो वहां पे भी कुछ ना कुछ दिमाग लगा लोगे, ढूंढ लोगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कुछ तो कर लोगे, जिंदगी जी लोगे। जिंदा रहने के लिए पहला तो प्रॉब्लम ही ये हो गया है कि जीने के लिए इंसान खाना चाहिए, लेकिन खाने के लिए इंसान जीने लगा है। मैं छोटा था तो नाना जी अक्सर पूछा करते थे, बेटा जीने के लिए, क्योंकि कई बार मैं सब्जी में से भिंडी की सब्जी नहीं खाता था, टमाटर साइड में रख देता था, मिर्ची आ गई, हरी मिर्ची वगैरह दिख गई तो बिल्कुल उसको निकाल के साइड में रखा। ऐसे ही कई सारी चीज़ें, पत्ते वाली सब्जी होती थी तो उसको निकाल के रख देते थे, दूध हो गया तो दूध में से मलाई निकाल के रख दी। ऐसे कई सारी चीज़ें बचपन में करते थे। तो नाना जी जब भी ये देखते थे तो कहते थे खाने के लिए जीना है या जीने के लिए खाना है। उस समय तो छोटे थे, मजाक भी दादा नाना जी, अरे नाना जी आप तो ऐसी बातें करते हो, इधर से उधर निकल जाते थे। लेकिन अब समझ में आता है कि यार खाने के लिए क्यों जीना है। आदमी खाने के लिए नहीं जी रहा है कहीं। अरे 1 बज गया, जल्दी से जल्दी खाओ, अरे ये क्या सब्जी नहीं है, ये तो मेरे टेस्ट की नहीं है, ये अच्छी नहीं है, अरे आ गया ना प्लेट में, खा लो भाई। नहीं खाना है तो कंप्लेन तो मत करो। तो मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आधी समस्या तो इसलिए है क्योंकि हम अपने जीवन को सजग होकर नहीं जी रहे, फिर भी खाने पीने का हम दिमाग लगा लेते हैं। हम खाने पीने का दिमाग लगा लेते हैं, हम कपड़े पहनने में दिमाग लगा लेते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ठीक लग रहा है, वो ठीक नहीं लग रहा है, इसको पहन के जाऊंगा तो लोगों को ठीक लगेगा, इस माहौल में ये कपड़ा ठीक लगेगा, पूरा दिमाग लगा लेते हैं। घर ऐसा होना चाहिए, कोई आए मेहमान तो ऐसे उसकी खातिरदारी करे। अरे मेहमान की खातिरदारी तो तुमने कर ली, लेकिन तुम्हें ये होश नहीं है कि उस मेहमान के सामने बात क्या करनी है। नहीं सर, हम सभ्य आदमी हैं तो सभ्य बात करते हैं और क्या, हमारे घर में क्या चल रहा है, उनके घर में क्या चल रहा है, बिल्कुल ये बातें ठीक है, औपचारिकता की बातें हैं। लेकिन आप अपने आप से क्या बात करते हो दिन भर? आप अपने परिवार से क्या बात करते हो दिन भर? आप समाज में दिन रात क्या बातें करते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका माहौल ऐसा हो गया जहां पे आपको पता ही नहीं है कितना बोलना है, क्या बोलना है, कहां बोलना है, कैसे बोलना है, क्या बोले कि सेल अच्छी हो सके, क्या बोले कि मार्केटिंग अच्छी हो सके, क्या बोले कि टीम खुश हो सके, क्या बोले कि टीम परफॉर्म कर सके, क्या बोले कि हम खुद परफॉर्म कर सके, क्या बोले कि हम खुद जहां जरूरत है वहां उतना ही बोले। आदमी बैठता है और बक 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 करने की शुरुआत करता है, और 5 लोग बैठे हैं तो सबके सब कुछ ना कुछ बोले जाएंगे, और एक की बात पूरी नहीं होने से पहले दूसरा बोलेगा, दूसरे की पूरा होने से पहले तीसरा। हर आदमी एक दूसरे को काटता रहेगा। सबको ये लगता है मेरी बात ये इन्होंने कही है ना, इस मोमेंट पे मुझे ये बात कहनी चाहिए। कोई ये नहीं चाहता कि मैं ढंग से सुनूं सिर्फ, क्योंकि वहां बोलने से कुछ नहीं हो रहा है, वहां बोलने से आपका ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। मैं यहां बोल रहा हूं, मेरा भी ग्रोथ हो रहा है, आपका भी ग्रोथ हो रहा है। इस समय अगर आप सोच रहे हैं हाँ बात तो सही है, लिखता हूं जल्दी से चैट विंडो पे, क्यों है वो उतावलापन, क्यों लिखना है? और कई 98% कमेंट तो हमारे फालतू आते हैं। फालतू आते हैं मतलब
उनको नहीं भी लिखा तो ना आपको फर्क पड़ने वाला है, ना हमको फर्क पड़ने वाला है। उनको लिखने से आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे। इसीलिए जब कोई चीज सीखो तो माहौल ऐसा चाहिए। मेरे गुरु ने कहा, भैया बेटा सीखना है ना, उस समय कुछ नहीं लिखना है, न उस समय कुछ बोलना है। उस समय शांति से सिर्फ सुनो और समझो और उसे समझ के लेवल पे लेके जाओ। और प्रोग्राम खत्म हो गया, सेशन खत्म हो गया, उसके बाद फटाफट नोट्स बनाओ 15 मिनट लग जाके। ये सीखने का थोड़ा सही तरीका है, क्योंकि जब आप सुन रहे हैं उसी समय लिख रहे हैं। जब तक आप लिख रहे हैं तब तक 10 सेंटेंसेस और बोले गए जो शायद आपके पास, आपके बुद्धि में, आपके माइंड में रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे। तो कहते हैं कितना बोलना है, क्या बोलना है, ये जिंदगी का बेस है। इसको तो सुधारो पहले। कोई आदमी कुछ भी, किसी आदमी को मैंने कहा कि ठीक है ये लीजिए मेरा फोन नंबर, कभी भी फोन कीजिए, हेल्प करेंगे। वो इंसान अपना राइट समझ लेता है और जब भी मुसीबत होती है तब फोन करे तो समझ में आता है। रोज सुबह गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। 3 दिन के बाद ब्लॉक करना पड़ता है ऐसे आदमी को। भाई मैंने आपको नंबर, फिर वो कहता है सर आपने तो मुझे ब्लॉक कर दिया। भाई तुमने 3 दिन में एक भी काम की बात नहीं की, तो मैं क्या करूं तुम्हारे वो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून को पढ़ के। हर रोज कोई एक सुबह सुबह फोटो भेज देंगे, सुप्रभात। व्हाट इज द रीजन? मतलब मोबाइल आपको मिसयूज करने के लिए दिया है क्या? तुम्हें बंदूक दे दी तो तुम हर रोज गोली चलाते रहोगे किसी के ऊपर? क्यों यूज करना है मोबाइल इतना? कहां पे यूज करना है? किस लिए यूज करना है? बिना काम के क्यों यूज करना है? किसी इंसान को कोई भी दे दिया जाए, आपको पता है ना, एक वो थी कहावत थी कि एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति जंगल में जाता है, भेड़ चरा रहा होता है। एक दिन उसको खुराफात सूझती है और जल्दी से जल्दी भेड़ चराते चराते गांव में जाता है और बोलता है शेर आया, मेरी भेड़ों को बचाओ, मेरी भेड़ों को बचाओ। सारे गांव वाले भागे भागे लकड़ी वगैरह, डंडे वंडे, बंदूक वंदूक लेके आ जाते हैं। किधर है शेर, किधर है? और शेर दिखता नहीं कहीं पे। जब शेर कहीं दिखता नहीं है तो वो भी हंसता है थोड़ा सा, सॉरी तुम सभी को आया, अप्रैल फूल बनाया। अगली बार सच में शेर आ जाता है, और जब सच में शेर आ जाता है और वो चिल्लाता है तो कोई आता नहीं है। बोले ये तो ऐसे ये बेवकूफ बना रहा है हम सबको, और उसका शेर आके कई सारी भेड़ों को खा जाता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप इस लेवल पे चीज़ों को मिसयूज करने लग जाएं कि जब सच में उन चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो काम ही ना आए। कई लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और बड़े डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं सर 2 साल से सुन रहे हैं आपको, लेकिन पता नहीं हमारे जीवन में उतना बदलाव नहीं आ रहा है। तो आप सुन ही नहीं रहे हैं, यही तो प्रॉब्लम है। 2 प्रोसेस है, एक है हियरिंग, एक है लिसनिंग। हियरिंग मतलब ठीक है कानों में जा रही है बात, लेकिन लिसनिंग मतलब बहुत डीपली समझ में आ रही है बात। कानों में बात का जाना और बहुत डीपली बात को समझ में आना, ये दोनों चीजें डिफरेंट है। हर आदमी सुन रहा है, समझ कहां रहा है। समझदार को तो इशारा काफी होता है, समझदार को तो बहुत ही छोटा सा इशारा काफी होता है। समझ में आ गया कि स्पिरिचुअलिटी दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही समझदार आदमी को यह समझ आई, तुरंत वो एक्शन लेता है। समझ में आ गया कि सुबह जल्दी उठना इंपॉर्टेंट है, समझदार आदमी को समझ आया और उसने तुरंत एक्शन ले लिया। जैसे ही समझ में आया संगत की पावर जबरदस्त है, समझदार आदमी ने तुरंत कमांडो ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिया। समझदार आदमी को समझ में आया कि 90 डेज एक साथ काम करना है, तुरंत एक्शन ले लिया। समझदार आदमी को यह समझ में आया किताबें पढ़नी है, उसने तुरंत 5 किताबें ऑर्डर कर दी और पढ़ने भी लगा।
समझदार आदमी को यह समझ में आया कि हाँ यार, बात क्या करनी है, कहां करनी है, कितनी करनी है, इसके ऊपर महारत हासिल करनी है। तुरंत उसने कम्युनिकेशन के बारे में रिसर्च करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया। समझदार आदमी को समझ में आया कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो तुरंत चालू कर दिया। समझदार आदमी ने हल्का सा इशारा देखा कि हाँ यार, रिश्तों के बिना जिंदगी नहीं चल सकती, इसलिए भाई बहन सभी से, उनके सभी के परिवारों से बहुत अच्छे से रहना है। छोटे मोटे जमीन के टुकड़े, जायदाद के टुकड़े, छोटे मोटे घर परिवार की, इधर की वस्तु इधर, मैंने खर्चा किया, तूने खर्चा किया, इन छोटी बातों में दिमाग ही ना लगाएं। एंड जब दिमाग ही नहीं लगाते तो बड़ा ही अच्छा कार्य हो जाता है। समझदार आदमी को इशारे की जरूरत है। ना समझ को इशारों पे इशारे किए जाओ, लेकिन वो समझेगा ही नहीं। तो कोई आदमी 2 साल अटेंड करने के बाद थोड़ा मायूस हो जाता है कि सर मैंने इतने ट्रेनिंग अटेंड किए, लेकिन मेरे अंदर बदलाव नहीं आ रहा सर, हमारी माली हालत और खराब हो रही है सर, हमें थोड़ा और लॉस लग गया, हमें और चैलेंज आ गया। दोस्तों, इसका मतलब है थोड़ी समझदारी नहीं दिखाई। मेरे साथ कई लोग जुड़ते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि भैया 2-3-4 महीने तो बहुत डिटेल में एक एक सेशन अटेंड करो, और उसके बाद ऐसा बन जाओ कि जितने अटेंड किए उनको रिवाइज करते रहो, बाकी लाइव सेशन में आगे मत आओ। उनका लालच रहता है सर लेकिन हमारा तो ट्रेनिंग 1 साल का है ना। हाँ, 1 साल का है, बिल्कुल है। रिकॉर्डिंग देखो, रिकॉर्डिंग देखो उसका, पहले जो पहले किया है उनको रिवाइज करो और उनके नोट्स बनाओ, उनको अपने जीवन में लाओ। और अब जो 4थे महीने से मैं सिखा रहा हूं उसको कोई बात नहीं, 6ठे महीने में रिकॉर्डिंग देख लेना उसकी। जो 5वें महीने में सिखा रहा हूं उसकी 8वें महीने में रिकॉर्डिंग देख लेना। कोई जरूरत नहीं है कि 1 साल का कोर्स ज्वाइन किया है तो 1 साल में मैंने 500 चीजें सिखाई है तो 500 की 500 चीजें तुम्हें मास्टरी हो, नहीं जरूरत है। अगर तुम्हें तीसरे सेशन के अंदर कोई अच्छी चीज मिल गई तो वो तीसरे सेशन की अच्छी चीज को पहले अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लो। अगर समझ में आ गया कि जीवन में हाईएस्ट लेवल पे जाने के लिए बात करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या मेडिटेशन करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, या अध्यात्म बहुत इंपॉर्टेंट है, या संगत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसको कंप्लीट करो, इसके ऊपर एक्शन लो। किसी ने रेकमेंड कर दी कि ये बुक पढ़ने से तुम्हें बहुत ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज आ जाएगी, तो वो बुक फटाफट खरीदो और पढ़ लो। तुम्हें समझ में आ गया कि ये बुक करने से रिलेशनशिप की नॉलेज आ जाएगी, तो वो बुक लिख के मत रखो, पहले उसको ऑर्डर कर दो। हमारे ट्रेनिंग में एक विद्यार्थी आते थे जिनका नाम था विनायक। विनायक एक अच्छे बिजनेसमैन भी थे, विद्यार्थी तो क्या बोलूं, ही वॉज अ गुड गाय। मैंने इधर बुक बोला, मैंने कोई बिजनेस कोचिंग का बैच था, मैंने जैसे ही एक किताब का रेकमेंड किया, पूरे 1 साल 1.5 साल का 1 साल का कोर्स था, 1 साल में मैंने अगर 4 किताबें रेकमेंड की ना, या 40 किताबें रेकमेंड की, वो बंदा जैसे मैंने सुबह 10 बजे रेकमेंड की तो उसके तुरंत बाद जो ब्रेक होता था 11:15 बजे, उस ब्रेक में वो ऑर्डर कर देता था किताब, और अगले सेशन में आने से पहले उसे पढ़ लेता था पूरी। एंड उसके बिजनेस की मैं ग्रोथ बताऊं तो हमसे जुड़ने से पहले 20 लाख रुपए साल का, एंड उसके बाद 1-2 साल और उसने हमसे सीखा, मेहनत की, तीसरे साल तो सीधा 5 करोड़ रुपए 1 साल का। कितनी बड़ी ग्रोथ, थिंक अबाउट दिस। लेकिन ये ग्रोथ तब आती है जब आप सुनते हो और समझते हो, जानते हो और मानने भी लगते हो। प्रॉब्लम ये है कि हम सुनने से जान जाते हैं बट मानते नहीं है अंदर के लेवल पे। पता है जल्दी उठना चाहिए, पता है ये सारी चीजें करनी, पता है होश हवास में जिंदगी जीनी चाहिए, सर सब पता है सर। आपकी बातों से तो और क्लियर हो गया कि हीलिंग करनी चाहिए, अपने काफी दुख दर्द ठीक हो सकते हैं, पता है सर। लेकिन जैसे ही उसे अपने अमल में लाने की बात आएगी, सर ये तो हो नहीं पाएगा, फिर आते हैं एक्सक्यूज। अभी हमने 2 दिन पहले लाइफ कोचिंग का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया था, और हमने क्लियर बोला था कि वही लोग उसमें आइएगा जिनको करना हो, नहीं तो मत आइएगा। और रीजन इज, और हमने पहले ही बता दिया था कि उसकी फीस क्या होगी। आदमी आ जाता है,
आदमी को सारी बात समझ में आ जाती है, आदमी को पता भी है करना है, आदमी के अंदर से इच्छा भी है करना है, लेकिन जो है ना सर, बाकी चीज़ें तो फ्री में मिल रही है, इसका पैसा क्यों ले रहे हो, ये जो छोटी सी चीज़ है उसके कारण आदमी फिर नहीं करता है, नहीं करेगा। वो तो हमारा तो खैर ये ट्रेनिंग करना ये बिजनेस भी है, और उसके कारण हमें तो पता है कि 100 लोग अगर हमारे साथ जुड़ेंगे, चाहे हम कितना भी कहें, तो उनमें से खरीदने वाले 5 ही होंगे या 10 ही होंगे या 15 ही होंगे, बाकी 85, 90, 95 लोग नहीं लेंगे वो कोर्स। लेकिन मैं लोगों को साइकोलॉजिकली समझाना चाहता हूँ, या लोगों को साइकोलॉजिकली समझ ही नहीं पाता हूँ मैं उनकी कई बार साइकोलॉजी, कि उन्हें दुबई जाना भी है और वीज़ा के लिए अप्लाई भी नहीं करना। मतलब दुबई का वीडियो देख देख के उन्हें खुश होना है, मेरे को समझ नहीं आता। अच्छा, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो सक्षम है दुबई जाने के लिए, जो नहीं है, मतलब एक एग्जाम्पल है, दुबई कोई नहीं, सिंगापुर मान लीजिए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे मान लीजिए, लंदन वंदन, बट आदमी को जाना भी है लेकिन जाना भी नहीं है। वो डिसाइड ही नहीं कर रहा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। अगर जाना है तो वीजा और एरोप्लेन का टिकट, अब वीजा के लिए जाता है जैसे ही आदमी, तो उसको पहले पूछा जाता है, भैया रिटर्न टिकट चाहिए तुम्हारा पहले एरोप्लेन का। अरे मैं पहले एरोप्लेन का टिकट करा लूं और वीजा नहीं हुआ तो, ये डर रहता है। पहले एरोप्लेन का टिकट करा लूं, वीजा नहीं हुआ, भाई जाना है ना तो रूल से जाना पड़ेगा, पहले एरोप्लेन का टिकट कराओ और वो करवाने के बाद आप वीजा लो। और उसका भी एक छोटा तरीका है कि भाई ट्रैवल एजेंट के पास जाओ, वो आपकी टिकट्स ब्लॉक कर देगा, आपको पैसा शुरू में नहीं देना पड़ेगा, उससे ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। नहीं नहीं यार, ये तो वीज़ा अप्लाई करना ये तो थोड़ा अगले साल करते हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्यों करत है, जीना है अभी बरसों। जबकि कहावत उल्टी है, हम जी रहे हैं आज करे सो काल कर, अरे छोड़ो ना कल, छोड़ो ना कल, छोड़ो ना कल, छोड़ो ना कल, कल करते हैं ना, कल करते हैं, अगले साल करते हैं, अगले महीने करते हैं, 2 साल बाद करूंगा ये तो मैं। किसी ने नौकरी छोड़नी है तो मुहूर्त निकाल रखा है, मैं 3 साल बाद छोड़ूंगा, मेरी जिम्मेदारी। अरे भाई अगर छोड़ना होता है ना किसी इंसान को तो वो आज छोड़ता है। अरे सर आज कैसे छोड़ दें, आज तो हम सक्षम नहीं है, आज तो फिर प्लान करके डेट जो डाल रहे हो उस डेट पे आप बाहर होने चाहिए, और 3 साल कहीं बहुत ज्यादा समय ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। मैं नहीं कहता कि किसी को जॉब छोड़नी है, प्लीज मैं ये एडवाइस मत ले लेना। मैं इतना ही कहूंगा कि अगर सक्षम हो तो छोड़नी चाहिए, अगर सच में अमीर बनने के सपने हैं तो छोड़नी चाहिए। सपनों के हिसाब से अगर किसी ने एक्शन नहीं लिया तो वो इंसान कभी भी अपने सपने पूरे कर नहीं पाएगा। और सपनों को लेके कब्र में चले जाना या अपनी जिंदगी के साथ इस दुनिया से बाहर चले जाना, मुझे लगता है सबसे बड़ी एहसान फरामोशी यही होती है। किसी ने आप पे एहसान किया और आप उसके एहसान का बदला कभी चुकाओ ना, आपकी मदद की और आप कभी उसके लिए ज़रूरत के समय पे काम आओ ना, तो आप एहसान फरामोश कहलाते हो। भगवान ने आपको जन्म दिया, इतनी अनलिमिटेड ऑक्सीजन आपको दी, अनलिमिटेड आपको चीज़ें दी, और आपने कहा मैं अपनी क्षमताओं का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूं, मैं सोया हुआ हूं, मैं नहीं जागना चाहता। एक सम्राट था, बहुत अच्छा सम्राट था, उसके दरबार में कई लोग आते थे और रोज उसे कोई ना कोई गिफ्ट भी दे देते थे, कभी सम्राट उनको गिफ्ट देता था। तो एक दिन एक फकीर आए और उन्होंने सम्राट को एक गंदा सा दिखने वाला फल दे दिया। सम्राट मुस्कुराए कि यार ये फल देने के लिए इधर तक आने की जरूरत क्या थी, बट सम्राट ने स्वीकार किया, अपने मंत्री को दे दिया। मंत्री ने लिया, एक जगह पटक दिया। वो फकीर अगले हफ्ते फिर आया, फिर वो फल लाया, फिर वो फल पटक दिया, फिर तीसरे बार आया, तीसरे हफ्ते आया। ऐसे करते करते वो फकीर 10 साल रोज आता रहता है और उसी तरह का फल लाता। एक दिन सम्राट ने सोचा इस फल की कोई तो खास बात होगी, ऐसी तो नहीं कोई इंसान जीवन भर लाएगा, आज इसे टेस्ट करके देखें, खा के देखें, कुछ तो करें। सम्राट उस जगह पे गए जहां वो सारे फल रखे जाते थे। अब उनमें से कई तो सड़ गए, कई गल गए, उनमें से बदबू आने लगी। सम्राट ने अपने मंत्रियों को कहा ये फल एक लाइए, देखते हैं इसमें क्या है। किसी ने टेस्ट करके देखा तो बड़ा बिटर सा था, लेकिन उस फल के अंदर एक बहुत ही नायाब सा चमकदार हीरे टाइप का कुछ था।
बहुत ही अनमोल सी चीज लगी वो। अगले दिन राजा के दरबार में फिर से वो फकीर आए और राजा ने कहा, ये आप फल लेके आते थे, इसमें तो ये हीरा जैसी चीज है कोई। बोले, हीरा ही है? क्या बात कर रहे हैं, 10 साल से आप मेरे लिए फल लेके आ रहे हैं और इतने सारे हीरे मैंने वेस्ट कर दिए। वो संत कहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा ही है, हर रोज हीरा है, हर रोज हीरे जैसी पोटेंशियल है, लेकिन आप उसे भी ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। मैं 10 साल से रोज आ रहा हूं आपको जगाने के लिए कि किसी दिन आप जाग जाओगे, क्योंकि मुझे पता है ऐसे इंसान को जगाना है जिसमें ताकत है, ऐसे इंसान को जगाना है जो वीर हो। और आप वीर हैं। वो राजा का नाम वीर विक्रमादित्य। खैर, ये कहानी हो सकती है सच्ची या झूठी, लेकिन मैसेज बड़ा क्लियर है। हीरे बहुत सारे हैं, इन हीरों को अपने जीवन में सहेजना है। हमारी जुबान हीरा है, हमारी विजडम, हमारी सोच हीरा है। हम खुद बहुत ही अनमोल हैं, हीरे हैं, हीरे जैसे हैं, कोहिनूर हैं, लेकिन हमने अपने आप को कचरा समझ लिया है। हमने अपने आप को एवरेज समझ लिया है, साधारण समझ लिया है। हमने अपने आप को समझ लिया है कि वी आर वेस्ट, ये जीवन तो ऐसे ही जाना है, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जब देखते हैं, अरे एक दिन तो जाना ही है। अरे जाने से पहले, जीना से पहले, सॉरी मरने से पहले जीना है। हर रोज मर क्यों रहे हो? मरने से पहले बढ़िया से जीना है। और जीने का मतलब क्या है? जीने का मतलब है कुछ ऐसा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, पावरफुल करना जिसमें कि मजा आ जाए। कोई भी इंसान देखे तो कहे, यार ये इंसान करता कैसे है ये सब, ये इंसान ऐसा अद्भुत बना क्यों है। तो जागना पड़ेगा दोस्तों, वो हीरे की पहचान करनी पड़ेगी। वो डीप इनसाइड यू है। कोई छोटा आदमी काम कर रहा है तो वो सोचता मैं आदमी ही छोटा हूं। अरे काम छोटा है, आदमी छोटा कैसे हो सकता है? नहीं, हमारी क्या औकात, हमें तो कोई किधर भी, हम तो गंदगी में पड़े रहते हैं, हम तो एवरेज हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। तुमने छोटा मान लिया तो अब तुम्हारी सजा तो तुम्हें मिलेगी, क्योंकि जो तुम मानोगे उसी के हिसाब से तुम्हें कर्मों का फल मिलेगा। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हमने काम को छोटा बड़ा दे दिया, ये प्रॉब्लम है। किसी जाइए अमेरिका और आप देखिए वहां के लोग, आप में से कुछ लोग अमेरिका के भी हैं यहां, आप देखिए वहां पे जो वॉशरूम को क्लीन कर रहा है ना आदमी, वो भी उतना ही प्राइड फील करता है, वो भी उतना ही कॉन्फिडेंट है। कोई ड्राइवर है तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट है, वो जानता है कि मैं ड्राइवर हूं तो क्या हुआ, अपनी खा रहा हूं भाई, अपनी खा रहा हूं। वो अपने आप को छोटा नहीं समझता, न अपने काम को छोटा समझता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मेरा काम तुच्छ है। हाँ, पैसे कमाने की तमन्ना उनमें सब में होती है, बड़े बनने की तमन्ना सब में होती है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मेरा काम छोटा है, और हर काम को शिद्दत से करेंगे। अब जाइए सिंगापुर, एवरी सिंगल पर्सन, चाहे वो किसी भी लेवल का पर्सन क्यों ना हो, अपने काम को ऐसे कर रहा है जैसे कि उसका काम उसके लिए बेस्ट है। आप जाइए जापान, आदमी अपने काम में चोरी नहीं करता है। आदमी का जो काम है वो पूरा करेगा। 9 to 6 अगर उसकी ड्यूटी का टाइम है तो 9 to 6 वो अपना बेस्ट दे रहा है। जाइए आप चाइना, अगर 12 घंटे आदमी काम कर रहा है तो वो 12 घंटे पूरे फोकस से काम कर रहा है, वो काम चोरी नहीं कर रहा है। हो सकता है उसकी सोच और बड़ी हो ही ना, कोई बात नहीं, लेकिन उसको ये तो पता है कि यहां से रोटी आ रही है और ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ड्यूटी है, इतना मुझे करना है। और आदमी उतना तो करता है और मन से करता है। और हमारे यहां कई लोगों को अगर ये समझ में आ जाए कि काम करना तो है, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमें देख नहीं रहा है, तो हम काम ही नहीं करते हैं। अगर हम चाहते तो हैं कि हमारी जिंदगी बेमिसाल बन जाए,
लेकिन अगर समझ में आ जाए कि कोई भी व्यक्ति हमारा सुपरविजन कर ही नहीं रहा है, तो हम छोड़ देंगे काम करना, कम करेंगे काम, नहीं करेंगे काम, काम चोरी कर लेंगे। और जब जब आपने काम चोरी की, जब जब आपने कम किया, आप सच में चोर बन गए। हमें चोरों से नफरत है, लेकिन हर आदमी चोर है। सर ये तो गलत हो गया है, हर आदमी चोर है। अच्छा माफी चाहता हूं, अधिकांश लोग चोर हैं, अभी तो ठीक है। हर्ट होता है ना कि सर हर आदमी चोर है, तो आपने तो हम सबको चोर कह दिया। चलिए वापस लेते हैं शब्द, अधिकांश लोग चोर है। अब आप नहीं हो उसमें इंक्लूडेड, कौन है बताइए चोर फिर? सरकारी ऑफिसेज में लाखों लोग बैठे हुए हैं, उनमें से अगर मैं कह दूं सरकारी ऑफिसेज में काम चोर बहुत है, सब नाराज हो जाएंगे, मेरे खिलाफ मोर्चा निकाल देंगे। फिर मेरे को कहना पड़ता है नहीं अधिकांश लोग हैं। हाँ मैं नहीं हूं, अधिकांश लोग हैं। और चोरी का मतलब क्या है? वहां से कुछ फिजिकली उठा के लाना ही चोरी नहीं है कि ये लैपटॉप यहां से उठा के ले गए, भाई चोरी है। इस चोरी की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो काम चोरी की बात कर रहा हूं। मैं एक किस्सा सुनाता हूं, सच्चा किस्सा है। एक बार मैं घर गया और 2014 या 13 की बात है। मेरी वाइफ बड़ी परेशान, वो इतनी परेशान कि वो रोने ही लगी। मैंने कहा क्या हो गया? बोले ये बाई आती है काम करने के लिए, बर्तन ठीक से नहीं धोती, झाड़ू ठीक से नहीं लगाती, ये नहीं करती, मैं तो दुखी हो गई इससे। अच्छा उसके पहले एक आती थी, उससे भी यही कंप्लेन थी, तो वो चली गई। फिर एक और आती थी, उससे भी यही कंप्लेन, वो भी चली गई। अभी ये तीसरी आई और लिटरली उसने बताया कि हाँ देखो ये बर्तन ऐसे ये तो 50 बार इसको समझा दिया है, लेकिन फिर भी नहीं आती। मैंने कहा 3 को समझा के थक गए, अभी कोई नहीं समझ रहा है, तो क्या करना चाहिए? मैंने कहा कल मैं बात करूंगा भाई से। बोले डन। मैंने कहा तुम्हें वो सब करना है जो मैं कहता हूं उस दिन, उस समय के लिए। बोली ठीक है। देखिए समझिए क्या बात करनी है, कहां बात करनी है, कैसे बात करनी है, उसका बहुत ही जबरदस्त उदाहरण हो सकता है ये। अलका जी उनका नाम था। अगले दिन अलका जी आई और सुबह 8:30 बजे वो किचन में जाने लगी। मैंने कहा अलका जी 1 मिनट के लिए इधर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। अलका जी एकदम सरप्राइज, क्योंकि मैं कभी बात ही नहीं कर रही थी आज से पहले। इतनी देर में वाइफ को मैंने बोल रखा था, मैंने कहा चाय नाश्ता उनके लिए लेके आना। चाय लाए, पोहे लाए, मैं भी बैठा, वाइफ भी बैठी, हमने पोहे वोहे उनके साथ खाए। कैसे हो, उनसे घर परिवार की बातें की, कैसे हो, परिवार कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड क्या है, ऐसी कई सारी बातें की। इतनी देर में हमारा नाश्ता वाश्ता खत्म हो गया। नाश्ता खत्म होने के बाद मैंने अलका जी को एक सिचुएशन दी। मैंने कहा अलका जी मान लो आप दुकान पे गए और 1 किलो शक्कर लेने के लिए गए। मान लेते हैं 1 किलो शक्कर 50 रुपए की है। दुकान पे आप गए और आपने देखा कि 1 किलो से 20 ग्राम शक्कर दुकान वाले ने कम दी है। उसने 50 रुपीज लिया है, लेकिन उसने 49 रुपीज की शक्कर दी है आपको। अलका जी कैसा लगेगा? सर बुरा लगेगा। 50 ग्राम कम दे दी तो और बुरा लगेगा। अच्छा आपको ही बुरा लगेगा या दुनिया में कोई भी इंसान है तो सबको बुरा लगेगा? बोले सबको बुरा लगेगा। तो क्या करोगे आप उसमें? बोले उस आदमी को बोलोगे कि भैया आप ये क्यों कर रहे हो, 20 ग्राम कम क्यों दे रहे हो। करेक्ट। और उसने अगर 10 ग्राम शक्कर एक्स्ट्रा दे दी आपको पता लगा कि 50 की जगह उसने 51 रुपए की या 50 रुपए 50 पैसे की शक्कर दे दी है, और ये फीलिंग आई और आपने उसे कहा नहीं नहीं भैया ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, वो कहे नहीं बहन जी इतना तो बनता है, तो आपको कैसा लगेगा? खुशी होगी या नहीं होगी? बहुत खुशी होगी। अच्छा अगर वो इंसान आपको 50 रुपए से की शक्कर 50 रुपए आपसे लेता है और 49 की शक्कर देता है 1 किलो की, और आप उससे पूछते हो कि भैया क्या बात है, मतलब 49 की क्यों दी? बहन जी है ना, एक्चुअली आजकल भाव बढ़ गए हैं,
आजकल शक्कर है ना 51 की हो गई है, कल तक 50 की थी, इसलिए 50 रुपये में इतनी आएगी। तो या तो आप 1 रुपया और दो, तब तो मैं 20 ग्राम दूं। और वो दुकानदार बड़ा ऑनेस्ट है, बोले उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उतनी शक्कर लेके आ जाओगे और ये वेरीफाई करोगे कि क्या वास्तव में दाम बढ़ा है, करेक्ट और नॉट। बोले हाँ। मैंने कहा अलका जी, आपने जितना मांगा उतना पैसा मेरी वाइफ ने आपको दिया है कि नहीं दिया? यस दिया है। तो फिर काम में ये प्लेट पे ऐसे छोड़ के क्यों जाना, ये झाड़ू ऐसे छोड़ के क्यों जाना, ये काम ऐसे क्यों छोड़ के गए आप? क्या ये काम चोरी नहीं है? अगर वो 20 ग्राम शक्कर की चोरी कर रहा है, तो जब आपने जल्दबाजी में अपना काम ठीक से नहीं किया तो क्या ये चोरी नहीं है? मैंने कहा अलका जी, कम पैसे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि शक्कर 51 रुपए की है, तो थोड़ा सा मांग के ले लो 1 रुपया। आपको लगता है कि आपको जो मिल रहा है वो आपने अग्री किया, सब कुछ है, क्या आपको लगता है 5 रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 50 रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, 500 रुपए एक्स्ट्रा मिलना चाहिए? तो आप वैसे बताएं। एंड उसी समय मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा आपका, अब वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, 1000-1200 रुपए की बात थी, तो मैंने कहा 200 रुपए इनका बढ़ाया जाए। वाइफ को मैंने कहा रोज अलका जी के आते समय मुझे नाश्ता मिलता है, तुम भी कोई चाय पी रही होती हो या कोई नाश्ता कर रहे होते, उनके लिए पहले बनेगा नाश्ता। मैंने कहा हर रोज उस लेडी को नाश्ता एटलीस्ट इंसिस्ट करना है हमें, और बहुत अच्छे से इंसिस्ट करना है, क्योंकि क्या पता वो कितने घरों में जाके काम करके आ रही हैं, कितनी वजह से उसको किसी ने कुछ नहीं पूछा है। उस दिन से आज तक हमारे घर में कोई भी बाई आई हो, लिटरली आई एम टेलिंग यू, बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन रहा है मेरी वाइफ का, स्पेशली उनके साथ। उन्हें चाय, कॉफ़ी, नाश्ता हम अगर कर रहे हैं तो उन्हें भी सेम चीज़ दी जाएगी और सेम तरीके से पूछा जाएगा। वो करे ना करे उनकी मर्जी है, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते किसी को। बट देन दिस हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि लाइफ इज लाइक दिस। और जहां हम नहीं कर पाते, कई लोग इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से क्या है भैया, हम अपनी तरफ से क्लियर है। कोई आदमी गलत फायदा उठा सकता है इसका कि ठीक है यार, यहाँ तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है, चलो यहाँ तो बढ़िया है, ऐसा भी हो सकता है कोई आदमी। बट दोस्तों, चोरी, काम की चोरी मुझे लगता है बहुत बड़ी चोरी है। इसको आदमी चोरी की गिनती में नहीं गिनता, इसको आदमी अपना राइट समझ लेता है, हक समझ लेता है। सैलरी मिल रही है तो क्या हुआ यार, मतलब चीजें तो ठीक नहीं है ना यहाँ पे, ओह ओके, तो आप बना लो ऐसी कंपनी, आप चीज़ों को ठीक कर दो। नहीं नहीं, हम तो छोटे आदमी हैं। अच्छा वाह, बड़ी सहूलियत है तुम्हारे आज। कोई दूसरा करे तो वो गलत आदमी है, और तुम करोगे नहीं क्योंकि तुम छोटे आदमी हो। चलो आज मत करो, 10 साल का टारगेट ले लो, 10 साल में बना लो। तुम 10 साल में एक छोटी कंपनी नहीं बना पा रहे, 15, 20, 25, 50 लोगों को, 100 लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे, और उंगली दुनिया भर के लोगों पे उठानी है। और जब भी बात आए तुम कर लो, नहीं हम तो छोटे आदमी हैं, हमें तो सुविधा ही नहीं मिली, हम तो आम आदमी हैं साहब, हमें तो सरकार फ्री में बिजली दे दे तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे। अरे मेरे भाई, कब टालोगे? आपको पता है यहां आप फ्री बिजली पानी की बात कर सकते हो। अभी मैं रिसेंटली सिंगापुर गया, एंड वहां पे बिजली पानी छोड़िए, हर चीज इतनी महंगी है। स्कूल, हमारे यहाँ पे 50,000 की स्कूल की फीस होती है, हम हिल जाते हैं। वहां पे 20-20 लाख, 25-25 लाख रुपए की फीसेस हैं। आप कहोगे सर वो तो डॉलर में कमाते भी तो हैं। दोस्तों, कहीं पे भी चले जाओ आप, सेम है सिचुएशंस। कमाते हैं वो बात अलग है, लेकिन कमाने के बावजूद भी ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ स्कूल वालों को देने के लिए कमाते हैं। मैं जस्ट चीजें आपको शेयर कर रहा हूं। आई डोंट नो वेदर यू आर लविंग दिस कॉन्वर्सेशन और नॉट, बट इट्स अ वेरी डीप कॉन्वर्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन। एंड प्लीज समझ जाइए इन कॉन्वर्सेशंस को, क्योंकि अब ये जो हील योरसेल्फ नाउ है, ये प्रोग्राम वैसे भी अब आज 24 तारीख हो गई, इसके बाद आज के बाद 4 ही सेशन रह गए बीच में, और 26, 27, 28 तारीख को 3 दिन सुबह 5 से
मतलब 5 से 7 बजे तक है ये। उस दिन 3 दिन आपके क्वेश्चंस ही लेंगे, सिर्फ नई प्रैक्टिसेस नहीं करेंगे कोई। आपके क्वेश्चंस लेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के बीच में ऐसी कोई शेयरिंग आएगी, वो शेयरिंग करेंगे। 3 दिन पूरा सिर्फ क्वेश्चंस एंड शेयरिंग्स, क्वेश्चंस एंड शेयरिंग्स। छोटी चीजें जिंदगी को बहुत ही स्वर्ग रूपी बना देती है। हम कहते हैं हील करें, हील करने का पहले ये हीलिंग इंपॉर्टेंट है। आदमी क्या चाहता है, मेरा दुख है, मेरी तकलीफ है, सर हील कर दो। ठीक है सर, ऐसे बैठ के आप ब्लेसिंग दे दो, हीलिंग हो जाएगी। वो भी करते हैं, चिंता मत कीजिए, रोज करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा घायल है हमारा मन। उसको हील करना कर दिया ना तो 99% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हमारी जो एक्सपेक्टेशन रहती है, यार मैंने उसके साथ इतना किया, ठीक है। एक तो बिहेवियर हो गया काम चोरी का, दूसरा बिहेवियर हो गया कहानियां बनाने का। क्या है कहानियां बनाने का बिहेवियर? और वो भी गलत तरह के फालतू की कहानियां बनाने का। उसने मुझे शादी में इनवाइट नहीं किया, मतलब वो अपने आप को क्या समझता है, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, अब उसे दिखाऊंगा। और वो बेचारा जेन्युइनली भूल गया होगा, शादी में 50 काम होते हैं, या उसने किसी को कहा हो गया, वो तीसरा आदमी भूल गया होगा। इस बात को गांठ बांध के बैठ गए। हमने तो उसे शादी में भी बुलाया था, बच्चे की बर्थडे पार्टी में भी बुलाया था, उसने इतना सा नहीं किया, हमें शादी में ही नहीं बुलाया। अब इस बात को लेके जब भी उस व्यक्ति का जिक्र आए, आदमी जले भुने पागल हो जाए। ये इसे पता है क्या कहते हैं? ये भी चोरी है। ये अपने सामर्थ्य की चोरी है। हमारे अंदर एक सामर्थ्य है, हमारे एक अंदर कुछ कर्ब गुजरने की एक तरीका है हमारे अंदर, मतलब एक भावना है, कुछ पोटेंशियल है, और हम उसे वेस्ट कर रहे हैं फालतू में एक चीज को सोचने में कि उसने मुझे याद नहीं किया। फिर कभी गलती से वो मिल जाए व्यक्ति और बात हो, शादी कैसी रही? हाँ शादी अच्छी रही। मन ही मन आप कह रहे हो मुझे नहीं बुलाया। वो आदमी गलती से कहे आप नहीं आए, अरे तुमने बुलाया ही नहीं, तुमने बुलाया, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मेरे से रह गया होगा। वो आदमी सॉरी वोरी भी बोले तो भी कई बार मानते नहीं है। ये भी एक बीमारी है, ये भी एक चोरी है। दिस इज मतलब आप अपने ही आप से अपना शांति चुरा रहे हो, क्योंकि जिसने नहीं बुलाया उसको तो बेचारे को 6 महीने तक याद ही नहीं है कि आपको उसने नहीं बुलाया, क्योंकि वो तो अपने शादी के कामों में मस्त था। जब आ गए वो आ गए, जो नहीं आए नहीं आए। लेकिन आप ही बात को पकड़ के बैठे हो, उसने बुलाया ही नहीं, बुलाया ही नहीं, बुलाया ही नहीं। ये भी चोरी है। कोई आदमी कुछ बोले जा रहा है, कुछ करे जा रहा है, और हम सोच रहे हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये इसने। मैं अपनी मस्ती में चले जा रहा हूं, मैं अपना काम किए जा रहा हूं, सुबह शाम दिन रात। कोई आदमी मेरी एक बात को पकड़ के, अच्छा देखा ना, ये अपनी जिंदगी के पर्सनल एग्जाम्पल दे देता है, ये देखो कितना महान बनना चाहता है। कोई आदमी ऐसे ले लेगा मेरी बात को, और वो फिर खुद सोचता रहेगा ये सब बेकार है। वो पूरा घंटा, और कई लोग आते हैं हमारे, कमेंट करते हैं जब हम, आज तो ये तो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम कोई सेल नहीं करते किसी तरह का, तो आदमी को फिर भी लगता है हाँ ठीक है। लेकिन जिस दिन 3 दिन कमांडो ट्रेनिंग का ओरिएंटेशन था, वो कमांडो ट्रेनिंग के ओरिएंटेशन के बाद सीधे, मतलब मुझे नहीं पता साधना टीवी के कितने दर्शक कम हुए, लेकिन यूट्यूब पे तो 1500 दर्शकों ने आना बंद कर दिया। बोले यार ये तो बेचता है, ये तो बेचता है। कोई आदमी 3 दिन पूरा अटेंड करता है। हम तो पहले ही दिन हमने बोला कि भाई ये 3 दिन हम लोग आपको अपनी कमांडो ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे। फिर वो आता है, 3 दिन देखता है, और फिर कहता है ये तो बेचता है। मतलब पहले से ही लोगों को बता दिया जाए, उसके बाद भी एक व्यक्ति आता है हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम का 3 दिन पहले वेबिनार चल रहा था, वहां लिखा जाता है ये सभी ट्रेनर्स मनी माइंडेड होते हैं। अरे भाई, महीना भर फ्री देने के बाद अब तुम चाहते हो कि 6 महीने का कोर्स भी फ्री दे दूं, वो भी वो कोर्स जिससे तुम हर रोज अर्न कर सकते हो। अब ये आदमी खुद ही परेशान हुआ, वो आदमी खुद ही बात किया,
और बेस्ट पार्ट, पूरा अटेंड करने के बाद फिर ये लिखते हैं। मैं उन्हें कहता हूं कि भाई मेरे पूरा अटेंड ही क्यों किया, जब पहले ही मिनट में मैं बता देता हूं कि दोस्तों ये सेशन आप मत लीजिए, क्योंकि इसके आखिरी में मैं अपने कोर्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप में से किसी को भी लगे कि आपको वो चीज़ें नहीं सुननी है तो आप प्लीज़ आप यहाँ से जा सकते हैं। आपका भी समय ख़राब होगा, मेरा भी समय ख़राब होगा। और वो लोग जो करियर बनाना चाहते हैं, आगे पैसा कमाना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं, मेरे साथ अगले 3 महीने सुबह जल्दी उठ के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो लोग हमारे साथ ज़रूर जुड़े। और उन्हें हमने तो पहले ही दिन से बता दिया था कि कमांडो ट्रेनिंग का शुल्क ये रहेगा, आप आइए। लेकिन जैसे ही बोल दिया जाए, आदमी कहता है नहीं यार ये तो मेरे साथ गलत हो गया, ये गलत मेरे साथ कैसे हो गया, कैसे मेरे को बेच दिया किसी ने, कैसे मुझे बात भी कर ली किसी ने कि भैया मुझे पैसे दो। कितनी बीमार मानसिकता है। सबकी नहीं है, 1-2 की है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, है ना। डोंट माइंड। आप में से 90% लोग जो रोज आ रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, शिद्दत से सुन रहे हैं, बट समझिए, बातों की गहराई को समझिए। बातें तो हजारों होगी, लेकिन एक कॉन्वर्सेशन ये पूरा दिन भर में हमारा हो रहा है, उसकी गहराई अगर आपने समझ ली तो दिस इज गोइंग टू बी बहुत बहुत जबरदस्त। सर इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी आर इन कलयुग नॉट इन सतयुग। उसे बुलाना ही नहीं होगा लेकिन बोलेगा सॉरी भाई दिमाग से निकल गया था। श्याम पाटिल जी। आप जो लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, उसे बुलाना ही नहीं होगा, लेकिन उसे उसके घर में शादी है, उसे नहीं बुलाना या बुलाना है वो उसकी मर्जी है। तुम क्यों दुखी हुए 4 महीने? उसने बुलाया ही नहीं, उसने बुलाया ही नहीं, उसने बुलाया ही नहीं, वो ऐसा वो वैसा, ये सोच के तुम क्यों दुखी हुए? किसी ने पत्रिका में नाम नहीं डाला, मेरे तो अपमान कर दिया, ये तुम क्यों अपमानित हुए? आपने सुना है ना वो कि बुद्ध को आके अंगुली माल 100 गालियां दे रहा था, बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, बोले यार ये कैसा आदमी है, मैं इसको गालियां दे रहा हूं, ये तो मान ही नहीं रहा है। तुम्हें गालियां दे रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुमने गाली दी, मैंने थोड़ी ली, मैंने तो ली नहीं। जब मैंने ली नहीं तो मैं क्यों दुखी हूं? तुम दुखी हो, तुमने गालियां दी है, तुम चाहते थे कि मैं लूं लेकिन मैंने तो ली नहीं। आई मीन दैट्स सो ब्यूटीफुल, दैट्स अ ब्यूटीफुल एनालॉजी। लेकिन उस एनालॉजी को हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम कहते हैं हम तो साधारण इंसान है ना, 14 साल साधारण इंसान का बैठ के ओढ़ के बैठे हुए हैं। साधारण इंसान है हम तो ऐसे ही लेंगे। अरे साधारण है तो असाधारण बनो, क्योंकि तुम असाधारण पैदा हुए हो, तुम प्रभु की संतान हो, तुम ऋषियों का वंश हो, तुम परमात्मा का अंश हो। साधारण है हर चीज में, बस ये बोल के काम चल जाता है, हम तो साधारण इंसान है, हम थोड़ी समझते हैं इतनी बातें, हमें तो ऐसे ही लेना आता है। तो समझो 40 के हो गए, 30 के हो गए, 35 के हो गए, 50 के हो गए, कोई 20 का हो गया, कोई 80 का हो गया, फिर भी नहीं समझ रहा है। उसने ऐसा कह दिया था तो मेरे को तो ऐसा बोलना पड़ा, उसको देखो वो तो 5 बार मेरे को नीचा दिखा, आज तो मैंने उसको जवाब दे ही दिया, ऐसा आज तो देखना, आज तो उसको धो डाला मैंने। ओहो, खुद ही प्रसन्न हो रहे हैं, खुद ही। कोई किसी को नहीं धो डालता, जिसको जो समझना है वो समझ लेगा, जिसको जो करना है वो कर लेगा। कलयुग में हो या सतयुग में हो, बुद्धि तो हमारे पास है। इसी बुद्धि को ट्रेन कर दिया तो फिर सतयुग में आ जाओगे। लोग हमारे सामने बुरे हो सकते हैं, आप तो अच्छे बनो। देखें क्या ये ट्रेनिंग सुबह 4 से 6 हो सकती है? रात को 2 से 4 भी करेंगे आप कहेंगे तो। नहीं मैम, जो समय है वो समय है, जो समय है वो समय है। तो मेरे भाई, इस एक जीवन में थोड़ा जाग के जीना होगा।
कल पूरा सेशन हीलिंग से रिलेटेड होगा। कल आधा घंटा मेडिटेशन करेंगे, हीलिंग करेंगे, और जो भी करेंगे तो कल शांति से बैठिएगा, पानी वानी पी के बैठिएगा, थोड़ा उछल कूद करके बैठिएगा ताकि नींद ना आए, और आपके परिवार में कोई व्यक्ति हो या आपके आसपास के लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो तकलीफ में हो, शारीरिक तकलीफ में स्पेशली, उसे ज़रूर बिठाइएगा साथ में, एंड बड़ा लाभ होगा। मस्त रहें दोस्तों। सुबह सुबह ये बातें करने में एक खुशी की अनुभूति होती है कि हम एटलीस्ट अपने आप को समझने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, और आप लोग इस डिस्कशन को इतनी शिद्दत से सुन रहे हैं। नहीं तो आज कौन किसको सुनता है। बच्चों को माँ बाप को सुनने का समय नहीं है, माँ बाप को बच्चों को समझने का समय नहीं है, भाई बहन एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते। आप रोज़ सुबह आके मेरे साथ इतनी शिद्दत से बैठते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नाउ मुझे नहीं पता आप कहाँ हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, आप और मैं मिले नहीं हैं, बट फिर भी एक नाता है, एक रिश्ता है आपका और मेरा। तो कहते हैं ना, मेरा तुझसे है पहले से नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तो आपके साथ पहले से कुछ नाता है, नहीं तो आप और मैं ऐसे इतने दिनों तक कंटिन्यू एक साथ बैठ नहीं सकते थे। कोई तो कनेक्शन है, किस्मत कनेक्शन है, पावरफुल कनेक्शन है, ये जबरदस्त कनेक्शन है। सो ब्यूटीफुल। चलिए, जाने से पहले 1 मिनट के लिए आंख बंद करके बैठते हैं। ठीक है, डीप ब्रेथ, रिलैक्स हो जाएं। एक और लंबी और गहरी सांस लें एंड शांत हो जाएं। मेरे साथ बोलिए, मैं सजग हूं, मैं जाग रहा हूं, मुझे जीवन समझ आ रहा है, मैं सजग हूं, मैं जाग रहा हूं, मुझे जीवन समझ आ रहा है। दोनों हाथ जोड़ लीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम करें, भगवान को प्रणाम करें, देवी देवताओं को प्रणाम करें, ऋषियों मुनियों को, साधु संतों को, इस सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सभी को मेरा प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाउ ब्यूटिफुल एवरीवन। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। 3 और 4 तारीख को दिल्ली अगर आप आ सकते हैं तो हीलिंग कैंप में ज़रूर आएँ। डिवाइन हीलिंग कैंप बहुत ही पावरफुल होगा। 2 दिन का ये कैंप
आप में से कई लोगों के दुख दर्द परेशानियों में आपको काफ़ी लाभ होगा। कमांडो ट्रेनिंग तो आप सभी को लेना ही लेना है, ताकि आप में से हर एक व्यक्ति 90 दिन तक इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस कर सके। नहीं तो ये मॉर्निंग का टाइम 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एंड ऐसे ही इसी माहौल में जुड़े रहें, आगे बढ़ें एंड बी हैप्पी। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू, थैंक यू। प्रकृति का सबसे इंटेलिजेंट क्रिएशन मनुष्य है, सभी जानवरों में श्रेष्ठ, लेकिन उसके बावजूद भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम्स एंड बहुत सारी और भी बीमारियों से जूझ रहा है। दोस्तों, आप भी अपनी बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बीमारी ठीक हो गई